नमस्कार दोस्तों, सभी दर्शकों का मैं भारतीयत्व चैनल की तरफ से स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारतीयत्व चैनल एक कोशिश है भारतीयत्व को समझने की, भारतीयत्व को परिभाषित करने की। भारत के विभिन्न विषयों से जुड़े प्रोग्राम हम करते रहते हैं और आज जो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, किसान आंदोलन, उस पर हम बात करने के लिए आज यहाँ पे मिले हैं और हमारे साथ बहुत ही जाने-माने मेहमान आज मौजूद हैं। हमारे साथ है डॉक्टर सुनीलम जी। सुनीलम जी, मैं आपका आज के प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ। डॉक्टर सुनीलम जी को हम सारे देखते रहते हैं, वो जाने-माने सामाजिक राजकीय विचारक है, नेता है और साथ ही किसान संघर्ष समिति, ये संगठन उसके वो अध्यक्ष हैं और जो अभी किसान संयुक्त मोर्चा, अपना पिछला किसान आंदोलन और ये किसान आंदोलन में भी जो शिरकत कर रहा है, उसके कोर कमेटी के वो मेंबर हैं। तो डॉक्टर सुनीलम जी से हम ये जो किसान आंदोलन चल रहा है और किसानों की जो समस्या है भारत के, उन सारे विषयों पर बात करेंगे। सुनीलम जी, एक एंगल हमारा ये भी है कि जो भारत का युवा है, जो किसान विषयों को नहीं समझता है, किसान प्रश्नों को नहीं जानता है, या जो मध्यम वर्ग है, शहरी मध्यम वर्ग है, वो भी इन विषयों को समझे। हमारे जो आज की बातें हैं या आप जो उनके लिए भी ये बातें समझाएँ, तो इस हिसाब से भी हम आज के प्रोग्राम का स्वरूप रखना चाहेंगे। तो पहला तो मेरा सवाल आपसे यही है कि किसान आंदोलन हमने देखा, बहुत बड़ा आंदोलन अभी 1 डेढ़ साल पहले भी हुआ और अभी बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है। इसके अलावा किसानों के उसके पहले साउथ, यानी जिसे हम कहते हैं दक्षिणी भागों के किसानों के भी बड़े आंदोलन दिल्ली में चले थे। इसके अलावा हमको पता है कि किसानों की समस्याएँ बड़ी हैं, गाँवों की समस्याएँ हैं, वो बहुत बड़े प्रमाण में शहरों में आना उनको पड़ता है क्योंकि वहाँ का जो अर्थशास्त्र है या वहाँ पे उनका ठीक से गुज़ारा नहीं चलता है। तो ये सारी समस्याएँ हैं। तो एक आप अगर ब्रॉडली हम बात करना चाहें तो क्या समस्याएँ हैं? किस्ती जी, आपका बहुत धन्यवाद कि आप ये भारतत्व जो चैनल चला रहे हैं, तो कम से कम लोगों को एक समझ तो ये पैदा हो कि वो भारतीय हैं और भ्रातृत्व का मतलब जो है वो भी वो समझें। कोई केवल धर्म के साथ में जुड़ जाना या धर्म की कट्टरता अडॉप्ट कर लेना, वही जो है वो नहीं है भारतीय होने का मतलब। संपूर्ण तरीके से भारत के मानस को समझना, भारत के 142 करोड़ जनता के सवालों को जानना, समझना, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है देशवासियों के सामने। अ, किसानों के बारे में आपने जो शुरुआत आपने की, आपने कहा कि जो है लोग बहुत ज़्यादा जानते नहीं हैं किसानों के मुद्दों के ऊपर। मुझे लगता है ऐसा नहीं है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, किसान अन्नदाता है, भारत की रीढ़ है। ये 3 वाक्य ऐसे हैं जो है कि जो बच्चों को पढ़ाए जाते हैं स्कूल के अंदर और वो एक कंसेंसस भी है, पूरा देश उस बात को मानता भी है कि ये बात है। अब सवाल ये है कि जब कोई आंदोलन खड़ा होता है और जब उसकी बात आगे बढ़ती है, तो उसको सत्ता पक्ष कैसे इंटरप्रेट करता है, जो लोग व्यवस्था को चला रहे हैं, जो शासक वर्ग है कैसे इंटरप्रेट करता है और गोदी मीडिया उसको कैसे इंटरप्रेट करता है, देश के इंटेलेक्चुअल्स कैसे इंटरप्रेट करने का काम करते हैं। यहाँ पर जाकर के कन्फ्यूजन हो सकता है, यहाँ पर जाकर के कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा हो सकता है क्योंकि अलग-अलग किस्म के वर्ज़न आ रहे हैं। जो लोग किसानी को, गाँव को समझना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले ये समझना जानना ज़रूरी है कि किसान आज की समय में भी जो खेती-किसानी है, वो देश के अंदर 65 से 70% लोगों को रोज़गार देती है। जीविकोपार्जन का वो आधार है, ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि जिसे आप अन्नदाता कहते हैं या देश की रीढ़ कहते हैं, वही एक ऐसा तबका है जो सबसे ज़्यादा आत्महत्या करने को मजबूर है। 7.5 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं पिछले 20 सालों के अंदर। रोज लगभग 30 आत्महत्याएँ इस देश के अंदर किसानों की होती हैं। तो ये स्पेशल कैटेगरी हुई
इस कारण से भी कैटेगरी हुई कि भई अगर जो है किसान गेहूँ, चावल पैदा ना करे, सब्ज़ी, अंडा, दूध पैदा ना करे, तो फिर जो है फल-फ्रूट पैदा ना करे, तो मोदी जी और अमित शाह जी और कोई भी जी जो हैं, उनका जीवन जो है वो केवल हवा खा कर के, पानी पी कर के चलने वाला नहीं है। इतना महत्व है इस वर्ग का। अब जो इसकी तकलीफ़ें हैं, वो मुख्य तौर पर जुड़ी हुई हैं, जो वो पैदा करता है। ये बात याद रखना ज़रूरी है कि हिंदुस्तान में प्रोडक्टिव जो है मुख्य तौर पर 2 वर्ग के लोग हैं, किसान है और मज़दूर है। किसान वो तबका है जो एक दाने का एक बीज बोता है, उससे 50 गुना या 100 गुना पैदा करता है। कोई दूसरा ऐसा नहीं है। मतलब आप 1 डालो और 100 निकले या 50 निकले, ये किसान ही केवल कर सकता है और किसान ही केवल करता है। इसका मतलब ये है कि उसको उसकी हालत तो बहुत बढ़िया होनी चाहिए, जो इतना बढ़िया काम कर रहा है, 1 का 100 बना रहा है। आर्थिक हालत भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि किसानों की जो औसत आय है, 1700 रुपए आ रही है औसत आय और मोदी जी जो दे रहे हैं पेंशन, वो आ रही है 17 रुपए दिन आ रही है, वो पेंशन। 6000 रुपए साल के हिसाब से। वो भी 15 करोड़ परिवारों को देना चाहिए, किसान परिवारों को, तो मिल रही है 3 करोड़ को, वो भी कह रहे हैं कि हम 5 साल से दे रहे हैं, मतलब 30,000 मिल जानी चाहिए थी, तो ये 3 करोड़ को भी 30,000 रुपया ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। ये सब नीति आयोग का आंकड़ा है, भारत की संसद में इस पे चर्चा हुई है, इसलिए मैंने कहा कि लोगों की जानकारी के अंदर आना चाहिए। अब किसान की माँग सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहली माँग ये है कि वो कर्ज़े में इसलिए जाता है क्योंकि खेती घाटे का सौदा बना हुआ है, घाटे का पेशा बना हुआ है। उसकी मेहनत में कमी नहीं है। जो लोगों को ये मालूम होना चाहिए, शायद पूरे लोग नहीं जानते होंगे कि मैं जो है आप किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, किसानों को बिजली पारी बाई पारी रात को दी जाती है। सर्दी मतलब 12 से सुबह 6 मतलब अंधेरे के अंदर साँप और बिच्छुओं के बीच में उसको सिंचाई करनी पड़ती है। ये देश के किसानों की हालत है। जब लोग सो रहे होते हैं अपने रज़ाई के अंदर, तो किसान जो है वो अपना सिंचाई कर रहा होता है। ये देश के किसानों की स्थिति है। इतनी कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी जब वो बेचने के लिए जाता है, तो उसको आधा-अधूरा दाम मिलता है। मतलब लागत जो उसकी आती है, खाद है, वो डालता है, बीज है, खाद है, पानी है, बिजली है, कीटनाशक है, उसकी मेहनत है, ये लागत हो गई। उस लागत का भी उसे पूरा नहीं मिल पाता, जबकि भारत के अंदर एक कमीशन बनाया था कांग्रेस पार्टी की सरकार ने। उस कमीशन का नाम था स्वामीनाथन कमीशन और उसने ये सिफारिश की थी कि सीटू प्लस 50% किसानों को दिया जाना चाहिए, लागत से 1.5 गुना। और सीटू का मतलब ये कि वो जो पूँजी लगाता है, वो पूँजी का ब्याज और जिस ज़मीन पर वो खेती करता है, उसका किराया, ये जोड़ करके सीटू प्लस 50% होता है, जो उसको मिलना चाहिए। और ना तो सीटू जो है, जो हमारे देश का जो आयोग है, जो 23 फसलों की एमएसपी तय करता है, समर्थन मूल्य तय करता है, ना तो खुद वो ये फ़ॉर्मूला मान रहा है, सीटू प्लस 50% का, देने का तो सवाल ही नहीं है। वो कहते हैं कि लागत का मतलब ये जो 2 चीज़ें मैंने आपको बताई बाद वाली, ब्याज वाला और किराए वाला, इसको वो छोड़ करके A2FL के हिसाब से वो देने का काम करते हैं। लेकिन पूरे देश के अंदर 23 फसलों में से केवल गेहूँ और चावल ऐसा है जिसका कि पैसा पंजाब के किसानों को मिल पाता है, क्योंकि वहाँ पर उनका किसानों पे इतना दबाव है कि वहाँ पर पूरी खरीद होती है। बाकी एक भी प्रदेश में खरीद नहीं होती है। अब आप ये सोचिए कि जब मेरे यहाँ पर मैं मुल्ताई से आता हूँ,
मध्य प्रदेश में सोया प्रदेश कहते हैं मध्य प्रदेश को। मेरे यहाँ पर 2-3 साल पहले 10,000 रुपए क्विंटल, 8,000 रुपए क्विंटल सोयाबीन बिका और आज की तारीख में 4500 रुपए क्विंटल बिक रहा है। अब जो लोग किसानों के बारे में सोचना चाहते हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि उनके ज़िले का कलेक्टर होगा, एसपी होगा, विधायक होगा, सांसद होगा, सबको एक फिक्स्ड सैलरी मिलती है। वो सैलरी कम नहीं होती, वो बढ़ती चली जाती है, महँगाई के साथ बढ़ जाती है। लेकिन किसान की जो फसल का दाम है, वो कम हो जाता है। तो पहली माँग जो है वो ये है कि उचित दाम मिले और ये डिमांड आज की नहीं है किसानों की। आज़ादी के पहले आपने कुछ नाम ऐसे सुने होंगे, राम वृक्ष बेनीपुरी, राहुल सांस्कृतायन, सहजानंद सरस्वती, फिर उसके बाद में जो सोशलिस्ट लीडर्स थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जेपी आचार्य नरेंद्र, इन लोगों ने मिलकर के अखिल भारतीय किसान सभा बनाई थी और उस समय से ये मुद्दा चल रहा है और उस समय कहा जाता था कि भई आप जो दाम तय करने का इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का जो आप तरीका अपनाते हो, वही तरीका आप कृषि उत्पादों के लिए अपनाओ। लेकिन वो अपनाते नहीं। जब सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयी का जब तय होती है वेतन, तो उसमें एक कमाएगा, पूरा घर खाएगा। जबकि पूरा घर जाकर के नौकरी नहीं करता है, एक ही व्यक्ति नौकरी करता है। खेती किसानी पूरा घर करता है। अकेले किसान का कोई मतलब ही नहीं है। उसको चाहे बोनी करनी हो, चाहे कटना करना हो, चाहे सिंचाई करना, सब में पूरा परिवार लगता है उसका और उसको मिलता है कि तुम खाओ, तुम ही कमाओ और तुम ही खाओ। तो इसलिए पैरिटी ऑफ प्राइस की बात चली। पूरी दुनिया में ये वाली बात भी चली कि अगर 1 घंटे का आपको मालूम है $15 है 1 घंटे का मिनिमम। दुनिया में, जी। है ना? कहीं पर $10 है, कहीं $15 है। अब जी। $15 का मतलब आप सोच लीजिए 1 घंटे का अगर उसको किसी को 1500 रुपए मिल रहा है और आप यहाँ जी। पर पूरे दिन का खेतिहर मजदूर को 150 रुपए दे रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि किसान तो वो भी नहीं दे सकता है। किसान तो जब जी। पूरा परिवार लगता है, अगर 150 के हिसाब से उसके पूरे परिवार की 5 लोगों के परिवार की मजदूरी जोड़ जोड़ दी जाए, तो फिर दाम बहुत ऊपर चला जाएगा, मतलब जो उसको मिलना बिल्कुल। चाहिए। तो आप एक का भी साढ़े पूरा 5। देने के लिए तैयार नहीं हैं। तो ये हाँ। सवाल है मुख्य तौर पर कि हम जो इस समय माँग कर रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा जब बना तब मध्य प्रदेश में एक मंदसौर ज़िला है, वहाँ जी। गोली चालन हुआ, 6 किसान शहीद हुए। उस समय मैं वहाँ गया, 3 बार मेरी गिरफ्तारी हुई, फिर एक पूरे देश के किसान संगठनों के प्रमुख नेताओं ने एक मीटिंग बुलाई, गांधी पीस फाउंडेशन में और उसमें अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति बनी और हम लोगों ने तय किया कि हम 2 मुद्दों को लेकर के पूरे देश के अंदर लड़ाई लड़ेंगे। एक एमएसपी की कानूनी गारंटी और दूसरा पूरा संपूर्ण कर्जा मुक्ति। हमने कहा कि जब हम ये माँग करते हैं तो होता क्या है कि जब ये माँग करते हैं तो कोई पॉलिटिकल पार्टी कह देती है, हाँ, हम दे देंगे, लोग उसको वोट दे देते हैं और माल बाद में मिलता कुछ है नहीं। ऐसे 76 साल निकल गए। तो हमने कहा कि हम कानून बनाने की बात करेंगे कि कोई भी सरकार आए, जाए, एक बार कानून जब बन जाएगा, तो हर सरकार को उस कानून का पालन करना होगा, लॉ ऑफ द लैंड होगा। हमने उसके ऊपर शुरू किया, लाखों किसानों की हम लोगों ने रैलियाँ की। इस बीच में कोरोना आ गया। मोदी जी ने आपदा का अवसर उठाते हुए उन्होंने अवसर। 3 किसान विरोधी कानून, जिसका मकसद था देश के किसानों की ज़मीन अडानी, अंबानी को सौंपना। जिसका मकसद था कृषि बाज़ार कॉर्पोरेट को सौंपना। जिसका मतलब था कॉर्पोरेट की कृषि क्षेत्र में मोनोपोली तैयार करना। जब ये उन्होंने किया, किसानों को समझ में आ गया, तो हम लोगों को आंदोलन अब शुरू करना था। हमको लगा कि और भी जो लोग हमारे से बाहर हैं, उनसे भी बात करनी चाहिए। सबने मिलकर के संयुक्त किसान मोर्चा बना लिया। और आपको मालूम है,
हम लोग 2 दिन के लिए आए थे दिल्ली, सरकार अड़ गई, सरकार ने कहा कि आप दिल्ली के अंदर नहीं घुस सकते। हम लोग 30 दिन तक बैठे, सरकार ने वापस ले लिए तीनों कानून और जो है हम लोगों को एक आश्वासन पत्र दे दिया। 9 दिसंबर 2021 को कहा कि भई ठीक है, एमएसपी की कानूनी गारंटी की हम कमेटी बना देते हैं और आपके सब मुकदमे वापस ले लेंगे, शहीद परिवारों को मुआवज़ा दे देंगे। ऐसे तमाम सारे जो है उन्होंने बातें कहीं और हम लोगों ने स्थगित कर दिया आंदोलन। तब से लेके आज तक सरकार भूल ही गई कि उसने क्या लिख के दिया। तो उसे याद दिलाने के लिए हम लोग कार्यक्रम अपने करते रहते हैं देश भर के अंदर। कभी राजभवन के ऊपर प्रदर्शन हम लोगों ने किया, कभी ट्रैक्टर मार्च किया। 3 दिन का अभी हम लोगों ने बड़ा जमावड़ा लगाया पूरे देश के राजभवनों के ऊपर। अभी 16 तारीख को ग्रामीण बंद हम लोगों ने किया और जनरल स्ट्राइक मज़दूरों ने की। तो हम लोग दबाव डाल रहे हैं सरकार के ऊपर कि वो हमारी बात को माने, दोनों बातें माने, संपूर्ण कर्ज़ा मुक्ति की, क्योंकि बिना संपूर्ण कर्ज़ा मुक्ति की अगर आप एक बार कुछ दो भी दोगे, तो जो हर किसान पे जो लगभग 1.5 लाख रुपए का कर्ज़ा है, वो तो बढ़ते ही चला जाएगा। फाइनली तो फिर आत्महत्या का ही उसके पास विकल्प बचता है। तो इसलिए एक बार आपको कर्ज़ा मुक्ति करनी पड़ेगी और दूसरी बार जब आप गारंटी से आप जब पूरा दाम देना शुरू करेंगे, तो उसके ऊपर कर्ज़ा नहीं होगा, क्योंकि खेती जो है उसकी लाभकारी हो जाएगी, तो फिर कभी कर्ज़ा भी नहीं होगा और कर्ज़ा माफ़ी की बात भी फिर खड़ी नहीं होगी। अब एक और सवाल है, सोशल सिक्योरिटी का सवाल है। क्या ₹17 दिन से किसान जो है अपना जीवन जी सकता है? नहीं जी सकता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयी को ₹25,000 की पेंशन कम से कम मिलती है, तो किसान के परिवार को कम से कम 5 या 7 लोगों का परिवार होता है, तो उसको कम से कम ₹10,000 की आप मासिक पेंशन ही दे दो। सोशल सिक्योरिटी तो उसके पास में रहनी चाहिए, वो भी एक सवाल है। फिर एक सवाल ये है जी, लैंड एक्विजिशन का सवाल है। पूरे देश में 76 सालों में लगभग 15 करोड़ किसान, जिसमें मुख्य तौर पर आदिवासी थे, उनको ज़मीन से उजाड़ दिया गया तथाकथित विकास के लिए और उनका संपूर्ण पुनर्वास आज तक नहीं किया नहीं, गया। और ऐसे ही अगर आप ज़मीन लेते रहे तो देश की जो है फूड सिक्योरिटी पूरी तरीके से खतरे के अंदर आ जाएगी। देश जो है कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो जाएगा और फिर आपको मालूम है, कोरोना जब आया था तो क्या हुआ था? कोरोना जब आया था, तो पूरे शहर के लोग तो कमरों में मतलब दुबक गए थे। ऐसा भी हालत देखी कि जो है बड़े कुछ लोग ऐसे रहे, बहुत बड़े-बड़े लोग हैं, उनके परिवार में मौत हो गई, तो बेटा बाप को देखने नहीं गया, है ना? और नगर निगम वालों ने जला दिया, ऐसी स्थिति आ गई। लेकिन जी, किसान ने खेती की, किसान ने खेती एक भी दिन नहीं छोड़ी, किसान ने 3% का ग्रोथ रेट दिया, जबकि जो देश का इकोनॉमी थी, वो -20 से 25% पर चली गई। मेरा कहने का मतलब ये है, पर्यावरण की दृष्टि से, खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से, किसान के ऊपर, किसानी के ऊपर, गाँव के ऊपर ध्यान देना आवश्यक है। माँगें और भी हैं, वो मुख्य माँग ये है कि जब फसलें खराब हो जाती हैं, क्योंकि मौसम बिगड़ता रहता है और क्योंकि जी, आजकल पूरा एक क्लाइमेट चेंज का जो असर है, उसमें कभी भी बरसात हो जाती है, कभी भी ओले पड़ जाते हैं, कभी भी सूखा पड़ जाता है, तो फसल खराब हो जी, जाती है। अब किसान जो जी, है, अगर 3 महीने मेहनत करता है, उसके बाद एक आध फसल लेता है। अगर उसकी फसल पूरी डूब जाती है, तो उसकी पूरी पूँजी डूब जाती है, तो फिर उसको जी, कंपनसेशन देना चाहिए। फसल बीमा का देना चाहिए, राजस्व के मुआवज़े का देना चाहिए, लेकिन वो उसको लागत से 1.5 गुना नहीं दिया जाता। कहीं पर ₹100 देते, कहीं 500 देते, बहुत कहीं हुआ होगा तो किसी को मिल गया होगा 5,000, लेकिन उसके बीज का दाम भी उसको कंपनसेशन के तौर पर नहीं मिलता। इस तरीके के तमाम सारे सवाल हैं, मैं बोलता जा सकता हूँ, आपका समय लिमिटेड होगा। किसानों की तो
जी। जो गाथा है वो अनंत है, समस्याएँ अनंत हैं। इससे एक आपकी जो बातें आपने कही, उसमें से एक सवाल मेरा ऐसा मन में आया कि इस तरह से जो ये माँग है, एमएसपी की माँग जो आपने कही जो बहुत ज़रूरी माँग है और आप उसके पूरे कारण भी आपने समझाए कि कैसे हैं। उसका एक परिणाम होगा, किसानों को एक बड़ा फ़ायदा होगा वो माँग माँगने पर, यानी एमएसपी के कानूनी गारंटी की बात। उसका फ़ायदा वो जब एमएसपी मिलने लगेगी सरकार से भी या व्यापारी भी वो उसके आगे ही खरीदेंगे अगर ऐसा कानून बन गया तो। तो उससे जैसा आपने कहा कि आगे फिर से किसानों पे कर्जा भी नहीं होगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि 65% से ज़्यादा लोग या तो किसानी में है या किसानी पर निर्भर है, उनका रोज़गार किसानी से आ रहा है। तो इतना बड़ा जब जनता है, इतना बड़ा भारत की जनसंख्या जब उस पर निर्भर है, तो ये अगर ऐसे कानून आ गए, तो और क्या अच्छे परिणाम अ, ये 65% को दिखने को मिलेंगे? या फिर जो बाकी 35% शहरों की जनता है, उन्हें क्या अच्छे परिणाम दिखने मिलेंगे, अगर ये सारी माँगें मान ली गई तो? देखिए, उसका सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे देश में लोग ये कहते हैं कि प्रोडक्शन भरा पड़ा हुआ है, उसे खरीदने वाले नहीं हैं, क्योंकि क्रय शक्ति नहीं है। अगर परचेज़िंग पावर बढ़ेगी किसान की, तो फिर जो माल बन रहा है फैक्ट्रीज़ के अंदर, वो खरीदने वाला भी कोई होगा। नहीं तो अभी आप चले जाइए, है ना? इतनी कम है, मतलब डिमांड इतनी कम है और वो लोग तो खरीदना चाहते हैं, लेकिन उनके पास में क्रय शक्ति नहीं है, पैसा नहीं है, परचेज़िंग पावर नहीं है, तो पूरा मार्केट का बूम आएगा। ये एक सवाल है। दूसरी बात, किसान के साथ में खेतीहर मज़दूर जुड़ा हुआ है। अभी गाँव के साथ में स्थिति ये है कि 50% से ज़्यादा अभी खेतीहर मज़दूर हो गए हर गाँव के अंदर। क्योंकि ज़मीन अगर किसी के पास में 100 एकड़ भी थी, आज से 76 साल पहले, तो 20 साल के बाद में पीढ़ी बदल जाती है। 100 वाला 50 हुआ, 50 का 25 हुआ, 25 का जो है आधा हो गया, साढ़े 12 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया, बाहर हो गया। इतनी पीढ़ियाँ आ गई हैं कि इसके बाद में जो ज़मीन बढ़ते-बढ़ते जो है वो ज़मीन बची नहीं तो भूमिहीन हो गए तो मज़दूर हो गए। ये सवाल है। तो सीधा-सीधा उसको जो इम्पैक्ट मिलेगा, किसान के पास में अगर पैसा आएगा तो वो सीधे खेतीहर मज़दूर के पास आएगा। फिर हम जो कहते हैं कि आप 200 दिन का काम दो, आज की तारीख में भारत सरकार जो रोज़गार गारंटी योजना चला रही है, उसमें 100 दिन का काम की जगह पर 32 दिन का काम दे पा रही है, ऐसा योजना आयोग पहले बताता था, अभी भी नीति आयोग यही बताता है। कहीं पर भी आप देख लीजिए गूगल सर्च करके। जी। तो 100 दिन का काम तो कम से कम मिले। खेतिहर जो मज़दूर है, वो भी भारतीय है, उसका भी सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार है, जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तो कम से कम वो भी जी पाए, उसको भी गुलाम की ज़िंदगी नहीं जीनी पड़े, तो उसको सीधा-सीधा फ़ायदा होगा। मतलब ये है कि गाँव की मजबूती आएगी, अर्थव्यवस्था आपकी सुधरेगी। ये जो 5 ट्रिलियन है और जितना भी ट्रिलियन आप बोलते रहे हैं, आँकड़ों में कुछ भी करते रहे। लेकिन गाँव की सेहत जब सुधरेगी, किसान की सेहत जो है सुधरेगी तो गाँव की सुधरेगी तो देश की इकोनॉमी जो है वो बहुत बेहतर होगी। और ये एक सवाल एक है कि इस समय जो कुछ हो गया है, वो ये हुआ है कि इस समय ग्रोथ विदाउट एम्प्लॉयमेंट हो रहा है। जब जी। आप पैसा कृषि क्षेत्र में खर्च करेंगे, तो फिर एग्रो बिज़नेस को आप बढ़ाएँगे। एग्रो बिज़नेस में कंपनी को नहीं लाएँगे आप कि वही कारगिल आप ले आए, वही मोनसेंटो आप ले आए। आप किसानों के जी। कोऑपरेटिव्स को आगे लाने का काम आप करेंगे। तो गाँव के अंदर ये जो पूरा का पूरा आज जो बड़ी दिक्कत क्या है? किसान के पास में स्टोरिंग पावर नहीं है। मैं जहाँ से आता जी। हूँ, जहाँ से मैं 2 बार विधायक रहा, मुल्ताई जगह का नाम है, नागपुर से 125 किलोमीटर दूर है। मेरे यहाँ पर एक बिरोल क्षेत्र है, वहाँ पत्ता गोभी होती है। पत्ता गोभी आप अगर पुणे शहर के अंदर खरीदते होंगे तो 70-80 रुपए किलो मिलेगी। कभी हो जाएगा तो आपको 40 रुपए किलो भी आपको मिल जाएगी।
लेकिन यहाँ पर जब किसान शुरू करता है तो ₹3 किलो से शुरू करता है और जब अंत करता है तो 30 पैसे किलो पे अंत करता है। ये वाह! साल-साल का किस्सा है यहाँ पर। तो ये जो पूरा का पूरा है, वो इसलिए है कि यहाँ पर स्टोरेज नहीं है। अगर कोल्ड स्टोरेज हो, किसान के कोऑपरेटिव्स हों, किसान के अपने कोल्ड स्टोरेज हों तो जो है वो उसके अंदर स्टोर कर सकता है। उसको भी बेहतर दाम मिल सकता है और जो आप ₹80 किलो का खरीद रहे हैं या 40 किलो का खरीद रहे हैं, आपको भी सस्ता जो है मिल सकता है। तो ये जो बिचौलिए जो बीच में मतलब दाम बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिसमें उपभोक्ता को भी महँगा मिल रहा है और उसका जो दाम के तौर पर किसान को तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, वो दुरुस्त होगा। इसके लिए पैसा चाहिए। पैसा जो है सरकार 65% आबादी के लिए सरकार 2% का टोटल बजट देती है। अब आप सोचिए, आप बजट दे रहे हैं, भारत सरकार 10 से 15% का बजट दे रही है डिफेंस के लिए। डिफेंस बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप हथियार जो है खरीदेंगे, उसमें कमीशन खाने का काम करेंगे और आप 45 लाख करोड़ में से आप 10-15 करोड़ लाख करोड़ रुपया आप केवल डिफेंस के अंदर अगर दे देंगे, तो किसानों के लिए बचेगा क्या? शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए क्या बचेगा? बहुत सारे सवाल। तो वो क्या है कि इनकी पॉलिटिक्स का हिस्सा है। पॉलिटिक्स का हिस्सा है कि सामने पाकिस्तान को दुश्मन बना के खड़ा किया हुआ है ताकि यहाँ पर हिंदू-मुसलमान का जो है ध्रुवीकरण कर सकें। वहाँ पे चाइना को दुश्मन बना के खड़ा किया हुआ है ताकि उसका एक ध्रुवीकरण करने का काम कर सकें। तो आपको हथियार की ज़रूरत क्या है? आप अगर आपके आस-पड़ोस के देशों के साथ में अच्छे रिश्ते हैं, तो आपको किसी तरीके की कोई बहुत बड़ा आपको डिफेंस के लिए खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो पूरी वही है, जो अमेरिका की पॉलिसी है, यूरोप की पॉलिसी है, पाकिस्तान को भी बेचते हैं, भारत को भी बेचते हैं, बांग्ला सबको बेचते हैं वो तो, है ना? और उनकी पूरी पॉलिसी ऐसी है कि एक-दूसरे को लड़ा करके रखो, तो जो काम यहाँ पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो काम करती है देश में कि आज आप देखिए कि हरियाणा और पंजाब के लोगों को भिड़ा के रखने की कोशिश हो रही है ना? आप मुझे बताइए, पंजाब का किसान दिल्ली जाना चाहता है, आपने क्यों रोक लिया हरियाणा में? क्या ये रास्ता जो है, इसके ऊपर कोई आपका विशेषाधिकार या आपका कोई मोनोपोली है? भारत का नागरिक कोई भी कहाँ पर भी जा सकता है। आपने 370 इसीलिए हटाई थी कि देश के सब लोग जा कर के वो तो ज़मीनें खरीदेंगे वहाँ पर, प्रॉपर्टी खरीदेंगे। वो बात अलग है हुँ, कि अभी तक किसी की हिम्मत नहीं पड़ी है श्रीनगर में जाकर के कारखाना लगाने की, है ना? कुछ नहीं भई शाह साहब तो लगवा सकते हैं, उनका बेटा जो है, वो भी इंडस्ट्री है, बहुत सारे बीजेपी के बड़े-बड़े नेता हैं, उनकी बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रियाँ हैं, वही लगा दें जाकर के श्रीनगर में ज़मीनें खरीदें और दिल्ली की जगह वहीं रहने लग जाएँ ना, चार्टर प्लेन से आ जाया करें दिल्ली, है ना? तो हुँ, ख़ैर हुँ। वो सब कुछ होना नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूँ, कि आप वोट बटोरने के लिए 370 आपने ख़त्म करके, आपने सब कुछ किया। आपने कहा कि पूरे देश के अंदर सब मंडियाँ एक हैं। अरे! तो भाई अनाज कहीं पर भी ले जाके बेच सकते हो। तो पंजाब का किसान दिल्ली क्यों नहीं आ सकता? कौन-सी लॉजिक है? कौन आपका मतलब ये है कि आपने कटीले तार लगा दिए। मैं जो है कृष्टि जी मैं गया हुआ हूँ भारत-पाकिस्तान बॉर्डर, भारत-बांग्लादेश बॉर्डर, भारत-नेपाल बॉर्डर, है ना? और जो है आस-पास का बर्मा बॉर्डर, मैं सब बॉर्डरों पे गया हुआ हूँ। मैंने तो ऐसा 14 लेयर सिक्योरिटी कहीं भी नहीं देखी। जो पंजाब के किसानों के लिए आप खड़ी कर रहे हो। मतलब दुश्मन आप मान रहे हो। आप सोचिए, जो इस देश का अन्नदाता है, जिसके चलते जो है इस देश की आत्मनिर्भरता है, खाद्य आत्मनिर्भरता है, एक लोगों को कम से कम एक है जीवन की हाँ भाई भूखे हम नहीं मरेंगे। आप उन्हीं को दुश्मन आप मान रहे हैं। तो इस तरीके के सवाल है तो बाँटने का सवाल है। मैं आपसे कह रहा था कि आप हरियाणा पंजाब बाँटोगे आप हिंदू-सिख बाँटोगे, आप हिंदू-मुसलमान बाँटोगे, हिंदू-मुसलमान को बाँटोगे और मुज़फ्फरनगर के अंदर दंगे कराओगे। किसान इकट्ठे हो जाएँगे, कहेंगे भई नारा लगेगा हर हर महादेव और जो है अल्लाहू अकबर, तो आप जो है उसके अंदर भी मीन मेख निकालने का काम करोगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये कोशिश इन्होंने तब भी की थी जब लखीमपुर के अंदर ये जो अजय मिश्रा टेनी हैं, जो राज्य मंत्री है, गृह राज्य मंत्री, इसने साजिश करके जब कहा 4 किसानों को जब कुचलवाया था, एक पत्रकार भी कुचला गया था,
तब उनकी ये साजिश थी, तब पंजाब में चुनाव होने थे। पंजाब के अंदर भाजपा कहीं आपको मालूम है ही नहीं, तो स्टैंड क्या करेगी? लेकिन जुगत में रहते हैं हर समय कि सत्ता एक भी राज्य में हमारे बिना नहीं होनी चाहिए। अगर चुन भी ली जाए, 8-10 राज्यों में चुन लिया विपक्ष की सरकार है, तो इन्हें गिरा-गुरू दी 50-50 करोड़ में विधायक खरीद लिए, आप ही क्या खरीदे बम्बई में, है ना? आपने देखा। तो ये मेरा मतलब ये है कि ये लोग यही काम करते हैं केवल, बाँटने का काम करते हैं। किसान जी। आंदोलन जोड़ने का काम करता है और किसान ने सबको जोड़ा हुआ है और इसीलिए हम लोगों को किसान संगठन चलाने में सहूलियत है। क्योंकि जी। कश्मीर का किसान भी जो है वो पैदा कर रहा है, सेब पैदा कर रहा है, कन्याकुमारी का वो धान पैदा कर रहा है। जो है गुजरात से लेकर के और असम तक सब किसान हैं। किसान एक बिरादरी है, किसानों की तकलीफ़ें हैं, तो किसान इकट्ठा हो जाता है, किसान लड़ता है। ये बात अलग है कि उसे 76 साल में आज तक न्याय नहीं दिया गया। आज भी उसको बदनाम करने की कोशिश हर तरीके से की जाती है। एक तो आपने कहा कि पूरी अर्थव्यवस्था पे इसके अच्छे परिणाम होंगे, क्योंकि क्रय शक्ति सबकी बढ़ेगी। जो 65% आज खेती पर निर्भर है, खेती-किसानी में है, उनकी क्रय शक्ति भी बढ़ेगी। एक उससे समझ में आता है कि जो पलायन गाँवों से होता है, वो भी कहीं रुकना शुरू होगा और जो आज 65% रोज़गार दिया जा रहा है जहाँ से, शायद हो सकता है कि भविष्य में उससे भी ज़्यादा रोज़गार उससे मिले। और जो आपने एक दूसरी बात कही कि बाकी जो विकास चल रहा है, उस वो विकास तो बिल्कुल ही रोज़गार रहित विकास है, वहाँ से तो रोज़गार बढ़ ही नहीं रहा है, उल्टा कम होता जा रहा है, हर जगह से। जैसा हम देखते हैं सॉफ्टवेयर कंपनियों से लोगों को निकाला जा रहा है, ज़्यादा मशीनें या जो एआई तंत्रज्ञान आ आ चुका है, उसके कारण लोग कम हो रहे हैं वहाँ पे लोगों की ज़रूरत। तो ऐसे में अगर मैं ऐसा कहूँ कि बेरोज़गारी पर एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय ये होगा कि किसानी में या जो आज किसान आंदोलन की जो माँग है, उसे अगर पूरा किया जाए, तो बेरोज़गारी के खिलाफ बहुत बड़ा कदम हमारे देश का होगा। क्या ये कहना सही होगा? बिल्कुल 100% आप सही कह रहे हैं, क्योंकि किसान असल में आपको मालूम है, कोई भी अपना गाँव नहीं छोड़ना चाहता, है ना? लेकिन जब गाँव के अंदर मज़दूरी भी मिलनी बंद हो जाती है खेती और मज़दूर को, तो वो शहर चला जाता है। शहर के अंदर नारकीय जीवन जो है झोपड़पट्टी में रह कर के बहुत ही सब स्टैंडर्ड लाइफ़ वो जीने के लिए वो मजबूर हो जाता है। तो जो माइग्रेशन का प्रॉब्लम है वो तो सीधा-सीधा रोज़गार से जुड़ा हुआ है। खेती-किसानी के अंदर अगर काम होगा, एग्रो इंडस्ट्री के अंदर अगर काम होगा, जो कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर काम होगा, खादी की इंडस्ट्री के अंदर अगर काम होगा तो फिर उसको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपने देखा, भारत सरकार ने कितने दावे किए थे कि हम जो कोरोना से मज़दूर लौट रहे हैं, इनको गाँव में रोज़गार देंगे। 1% लोगों को रोज़गार नहीं दिला पाए, शर्म आनी चाहिए। मतलब इससे बड़ी शर्म की बात देश की व्यवस्था चलाने वालों के लिए, सरकार चलाने वालों के लिए कुछ नहीं है, कि वो मज़दूर आप उसको लौटने के मतलब एक तो पहले आपने तानाशाही की, कि आपने समय नहीं दिया कि भई वो घर लौट के जा सके। घर लौट के जाने के लिए ट्रेन उपलब्ध करा सकते थे, बस उपलब्ध करा सकते थे, ट्रांसपोर्ट उपलब्ध करा सकते थे, वो नहीं कराया। आपने क्रूरता की पराकाष्ठा की, वो पैदल चल के वापस चला गया, लेकिन फिर उसे वापस लौटना पड़ा क्योंकि आपने तमाम दावे कर दिए हों, गाँव के अंदर 1% लोगों को भी अतिरिक्त रोज़गार नहीं मिल पाया। ये है इस देश की वास्तविकता। इसकी वास्तविकता को बदलने के लिए आपको एग्रीकल्चर सेक्टर को ही मजबूत आपको करना पड़ेगा। किसान को ही आपको आर्थिक ताकत देनी पड़ेगी। गाँव को ही आपको संपन्न बनाना पड़ेगा। फिर अभी ये तो एक मूल मुद्दे पे हमने बात की किसानी के। अभी जो आंदोलन चल रहे हैं, उसको लेकर कुछ सवाल जो मन में आते हैं कि पिछला 2 साल पहले जो सारा आंदोलन चला था, उसमें भी बहुत क्रूरता और सारे अन्याय हमने देखे किसानों पर होते हुए, कई किसानों की वहाँ पर मोर्चे पर मौत हुई। इस बार भी जो अभी आंदोलन चला है, भले ही वो पंजाब के कुछ संगठनों से शुरुआत हुई है, पर आप जो सब बता रहे हैं कि सारा आंदोलन एक ही है। जो माँगे हैं, वो अगर मानी जाए, तो वो पूरे देश के ही किसानों के भले की है। तो ऐसे में इतनी जो क्रूरता या इस तरह का बर्ताव जो सरकार का है, क्या वोट की उनको चिंता नहीं है? या 65% लोग उनको वोट देंगे या इसकी कोई चिंता ही उन्हें नहीं बची है?
ये क्या है? इसका आप क्या विश्लेषण करते हैं? ऐसा क्यों कर रहा है सरकार? देखिए, उनको लगता है कि हम मैनेज कर लेंगे। उन्हें लगता है कि हम धर्म की अफ़ीम चटा करके हम जो है लोगों का वोट ले लेंगे, हम जाति चला करके लोगों का वोट ले लेंगे, हम अपनी पार्टी की चमक दिखा करके, पैसा बाँट करके, ईवीएम का दुरुपयोग करके हम वोट लेने का काम कर लेंगे। क्योंकि अगर आपने एकदम ठीक कहा, अगर आप लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं और आपको चुनाव में जाना है, तो फिर आप अभी जो बजट लेके आया, आप सोचिए किसानों की, मज़दूरों की जितनी योजनाएँ थी, उस सब में कटौती कर दी। तो कौन-सी ऐसी सरकार होगी जो बजट के समय ही जो है जितनी वेलफेयर स्कीम्स हैं उसके अंदर कटौती कर दे, है ना? क्यों कर दिया? ₹100 में से ₹40 ब्याज जा रहा है। आईएमएफ ने कहा कि भैया और उधारी तब मिलेगी जब ये सब कुछ करोगे, कर दिया, है ना? वोट का मैनेजमेंट उनका अलग है, तो वो ध्रुवीकरण से वोट लेंगे, वो अलग तरीके से वोट लेते हैं, तो उनको लगता है कि क्या फ़र्क पड़ने वाला है। किसान को अभी जो है जिस तरीके से उसकी हत्या हुई है नौजवान की, अब तो कुल मिला कर के कह रहे हैं कि भई अब 7 से ज़्यादा किसानों की अभी तक मौत हो चुकी है और जो है इसको तो अभी तक लाश तो उनकी शरण जी की अभी जलाई ही नहीं है, क्योंकि जब तक 302 का मुकदमा दर्ज नहीं होगा तब तक जो है जलाने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ पे पुलिस भी कह रही है कि ये हमारे भी बहुत सारे लोग जो हैं उनकी मौत हो गई है ना? तो ये सब जो बातें हैं, इन बातों के को लेकर के हमको जो है गंभीरता से सोचना चाहिए कि ये जो सरकार है, ये किसान विरोधी सरकार है, किसान की ये दमनकारी सरकार है। अगर ये माँगें नहीं मानी और जो जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहा, तो आपने एक एंगल ये बोला था कि 3 कानून जिस कारण लाए गए थे, कि किसान लोग फिर ये खेती-किसानी से कम होते जाए और वो सारी ज़मीनें बड़े-बड़े उद्योगपति खरीद ले और उससे वो जो पूरा भारत देश का अन्न है, उस पे भी उनका एक नियंत्रण आ जाए। तो ऐसा होगा या क्या होगा? या ये बातें अगर मानी नहीं गई और ऐसे ही अगर समस्या बढ़ती गई, तो क्या होगा? यानी अगर देश ने भी सपोर्ट नहीं किया किसानों का, बाकी बचे हुए देश ने और ये बातें नहीं मानी गई, किसानों की माँगें नहीं मानी गई, तो इसके क्या दुष्परिणाम आगे जाकर हम देख सकते हैं? देखिए, अभी जो लड़ रही हैं जत्थेबंदियाँ, वो कुछ जत्थेबंदियाँ लड़ रही हैं शंभू बॉर्डर पे, खनौरी बॉर्डर पे। अभी जो है कुछ हरियाणा के अंदर कुछ जत्थेबंदियाँ इकट्ठी हुई थी, वहाँ पर लाठीचार्ज किया गया, वहाँ पे कुछ गिरफ्तारियाँ की गईं। अभी जो अलग-अलग समूह हैं किसानों के, उनके अंदर ये बातचीत हुई। अभी संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग थी जिसमें मैं गया था और जो कि मुख्य मंच है, उसके अंदर उन्होंने ये तय किया कि हम जो है वो 6 मेंबर की एक एकजुटता कमेटी उन्होंने बनाने का काम किया है। जो एक गुरनाम सिंह चड़ूनी हैं, उन्होंने भी एकजुटता की बात की है, उन्होंने भी एक कमेटी बनाई है। जो लोग शंभू बॉर्डर पे, खनौरी बॉर्डर पर हैं, वो लोग भी एकजुटता की बात वो कह रहे हैं कि भई सबको बॉर्डर पे आना चाहिए। बातचीत चल रही है, किसी स्तर के ऊपर अभी हम लोगों ने तो अपना घोषणा कर दी है। हम लोगों ने कल जो है पूरे देश के अंदर अमित शाह का, मनोहर लाल खट्टर का और वहाँ के गृह मंत्री का पुतला दहन करने का काम किया, काला दिवस मनाया। 16 तारीख को डब्ल्यूटीओ का पुतला ज दहन करने का काम हम लोग पूरे देश में करेंगे इस 26 तारीख को। और इसके बाद में 14 मार्च को हम लोग जो है वो दिल्ली के अंदर रामलीला ग्राउंड में हम किसान महापंचायत हम करने वाले हैं। सरकार रोकने वाली है, तो सरकार को ये सोच लेना चाहिए कि किसान अगर ये तय करेगा कि अगर दिल्ली हमारी नहीं तो गाँव तुम्हारा नहीं, है ना? अगर तुम हमें दिल्ली में नहीं घुसने दोगे तो हम तुम्हें गाँव में नहीं घुसने देंगे। ऐसी स्थिति नहीं लानी चाहिए। भारत सरकार को ये बात समझनी चाहिए कि आप दिल्ली को अपनी अगर बपौती मान के बैठे हो, तो गाँव तो किसान का है ही, वो भी ऐलान कर सकता है। आपने ऐलान कर दिया वो भी ऐलान कर सकता है। उसको ज़रूरत नहीं होगी ये सब जो आप करते हो गड्ढा खोदने की और दीवार लगाने की और
तार लगाने की गाँव में उसने तय कर लिया, तो कोई नेता तो नहीं घुस पाएगा। और अभी भाजपा के नेताओं के यहाँ पे धरने प्रदर्शन तो सब जगह पर चलाने का काम हम लोगों ने किया ही है। तो सरकार के लिए बहुत गंभीर चेतावनी है कि उसको ये समझ लेना चाहिए कि वो किसानों से जो है एक सीमा तक जाकर के एक सहनशक्ति होती है, अगर वो सहनशक्ति खत्म हो गई, तो लेने के देने पड़ सकते हैं। किसान अहिंसक है, हमने 380 दिन अहिंसक होके के आंदोलन चलाया, अभी भी जो आंदोलन चल रहा है, वो अहिंसक आंदोलन चल रहा है, तो उसको कायरता ना माना जाए, है ना? हमारे धैर्य को, हमारी अहिंसा को, हमारे सत्याग्रह को कायरता ना माना जाए। गांधी जी ने जो कहा था कि जो अ, अहिंसा और सत्याग्रह है, ये बहादुर व्यक्ति की ही निशानी है, वो ही ये काम कर सकता है। कायर लोग तो हिंसा करते हैं। अरे भई आप बताने को तैयार नहीं हो, ये जो नौजवान को गोली लगी वो मारी किसने? ऑर्डर किसने दिया था? गोली चालन का एक ऑर्डर होता है। बाकायदा आपको पहले जो है अनाउंस करना पड़ता है, धारा 144 लगानी पड़ती है, आँसू गैस छोड़नी पड़ती है, फिर उसके बाद में हवा फायर करने पड़ते हैं, फिर डायरेक्ट फायर करते हो तो आप पैर के नीचे आपको करना पड़ता है। इसका पूरा प्रोसीजर सेट है। तो ये सब कहाँ हुआ? अभी तक हाँ, तो हरियाणा सरकार बता ही नहीं रही है कि भई आदेश किसने दिया और किसने गोली चलाई और इसीलिए जो है अभी तक जो लाश को है ना, शहीद की लाश को जलाने का काम नहीं हुआ है ना? सरकार नहीं नहीं अगर मानेगी 302 का अगर मुकदमा दर्ज नहीं करेगी तो लाश नहीं जलेगी। मामला जो है बिगड़ता चला जाएगा। सरकार द्वारा बिगाड़ा जा रहा है, क्योंकि किसानों ने तो बिगाड़ा नहीं। किसानों ने तो अपने किसान की हत्या की नहीं, पुलिस ने हत्या की है और खट्टर जो है उनकी सरकार ने कराई है, उन्होंने रोका हुआ है। किसान ज़िद नहीं कर रहा है, सरकार ज़िद कर रही है। एक जो आपने अभी माँग की बात की कि डब्ल्यूटीओ से खेती को बाहर निकालने की माँग एक किसानों की है। तो उसे अगर एक जो कॉमन इंसान है जिसे ये शायद पता नहीं ये मुद्दा क्या है, तो उसके लिए आप अगर बताएँ कि ये क्या एग्ज़ैक्ट माँग है? उससे क्या समस्या है? जी, विश्व व्यापार संगठन पूरी दुनिया के व्यापार को नियोजित करने के लिए बनाया गया संगठन है और ये जो है एक एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर होना चाहिए, ये बात बहुत शुरू से रही है। भारत सरकार के तौर पर भी इसका विरोध करता रहा है, लेकिन तमाम सारी बातें भारत सरकार ने मान ली हैं, तमाम सारी बातों के ऊपर मतलब ये हम लोगों का जो कहना रहा है कि भई अगर आप उसके ऊपर जब आता है, बाहर से विदेश से माल आता है, उसके ऊपर अगर आप टैक्स लगाने का काम नहीं करोगे, तो फिर वो डंप कर देंगे और हमारा मार्केट पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। क्योंकि वो आप जो 1 और 2 रुपए किलो के अनाज की बात करते हो, तो अमेरिका और यूरोप की कंपनियाँ तो कह रही हैं कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। आप जो है गेहूँ-चावल उगाना बंद कर दो। हम आपको 1 और 2 रुपए क्विंटल का करके हम आपको घर पे पहुँचा देंगे। आप तो हमारे लिए हम आपको बताते हैं कि कौन-सी खेती करने का काम किया और इसलिए आपको मालूम है तमाम सारी सरकारें कहती हैं कि भई आप जो है एक्सपोर्ट के लिए हम जो है खेती करने का काम करेंगे। वो मॉडल हालाँकि फ़ेल हो चुका है। लेकिन ये सब करने के लिए जो है वो एग्रीकल्चर का एग्रीमेंट होना ज़रूरी था। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, एक बार जब कमलनाथ जो है वो कॉमर्स मिनिस्टर थे और जो है हांगकांग के अंदर इसकी एक मीटिंग हुई थी राष्ट्राध्यक्षों की, तब हमने विरोध किया था और तब मुझे पुलिस ने जेल के अंदर रखा था, हांगकांग की जेल के अंदर मुझे रखा था, तब हमने विरोध किया था। राकेश टिकैत भी वहाँ थे, युद्धवीर भी थे और भी तमाम किसान संगठनों के साथी वहाँ पर थे। तो हम इस सवाल को इसलिए उठाते हैं कि डब्ल्यूटीओ ये कहता है कि आपको सब्सिडी किसी भी स्तर पर नहीं देनी है। ये मुख्य सवाल है। मतलब फर्टिलाइज़र के ऊपर सब्सिडी, बिजली के ऊपर सब्सिडी, सिंचाई के पानी के ऊपर सब्सिडी, किसी के ऊपर भी आप सब्सिडी देने का काम मत करो। ये मूल बात है। तो वो तो अपनी सब्सिडी अलग तरीके से यूरोप और अमेरिका के अंदर वो निकाल लेते हैं और भारत को वो मना करते हैं कि आप सब्सिडी मत दो, ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि आप पूरी की पूरी जो व्यवस्था है, आप उसको मार्केट के लिए खोल दो। जो दर्शक हैं उनको ये समझना चाहिए, मार्केट प्रॉफिट के लिए काम करता है। हम ये कहते हैं कि मार्केट जो है, मार्केट फॉर द पीपल होना चाहिए। है ना? और जो है ये सरकार कहती है कि पीपल फॉर द मार्केट होना चाहिए, ये मूल अंतर है।
हम लोग रेगुलेशन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भाई सब बॉर्डर खोल दो आप। हमारा फिर कहना है कि भई आप सब बॉर्डर खोल दो तो हिंदुस्तान के लोगों को पूरी दुनिया में जाने दो आप। फिर काहे को आयरन कर्टेन लगाते हो? फिर काहे को आप वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस लगाने का काम करते हो? हाँ, मैं जब यूरोप के अंदर जाकर के और पूरी दुनिया में जाकर के जब मैं ये सवाल के ऊपर बोलता हूँ, कि भाई आप फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल की बात आप कर रहे हो, है ना? फ्री मार्केट की बात कर रहे हो। तो भाई मार्केट के अंदर तो लेबर फोर्स भी है। तो आप उसके लिए आप सब अपने जो है बॉर्डर खोल दो। है ना? तब वो कहते हैं कि आप तो फ़ासिज़्म की बात कर रहे हो, कैसे हम खोल सकते हैं, क्या होगा? तो मेरा कहना है ये दोहरे मापदंड हैं। तो हम जो है, ये चाहते हैं कि हमारा रेगुलेटेड मार्केट रहे, हम ये चाहते हैं कि मंडियाँ रहें, हम ये चाहते हैं कि मंडियों के अंदर किसानों के उपज की C2 प्लस 50% के ऊपर खरीद हो और डब्ल्यूटीओ ये अलाउ नहीं करता है, जो जो उसके साथ में अगर एग्रीमेंट आप करते हैं तो। हमारी फूड सिक्योरिटी जो है वो ये भी तय करता है कि कितना आप एक्सपोर्ट और कितना आप इम्पोर्ट करने का काम करोगे। तो हम अपनी आत्मनिर्भर भी हम नहीं रह सकते, ये वो सुनिश्चित करना चाहते हैं, ताकि फिर से हम एक बार जैसे पीएलएटी के ऊपर जो है निर्भर थे अमेरिका के ऊपर जो है एक ज़माने में, वैसे हम फिर से निर्भर हो जाएँ अमेरिका, यूरोप के ऊपर दाने-दाने के लिए वो मोहताज करने का काम हमको करें। तो ये सब सवाल जुड़े हुए हैं और इसीलिए हम लोग जो है डब्ल्यूटीओ का की हम मुखालफत करने का काम करते हैं, ताकि किसानों की सब्सिडी बनी रहे, ताकि किसान जो है देश की फूड सिक्योरिटी जो है करता रहे ताकि कि जो मार्केट है वो रेगुलेटेड रहे ताकि मंडी व्यवस्था और साथ में ये जो राशन प्रणाली है, ये चलती रहे। अन्यथा क्या होगा? जो फ्री मार्केटियर्स हैं, वो ये कहते हैं कि भाई ठीक है ना, आपको जो है राशन की दुकान की ज़रूरत नहीं है। आपको एक पर्ची दे देंगे, आप दुकान से जाकर के खरीद लेना। मतलब अब आप समझ सकते हैं इस बात को, जिस तरीके की गरीबी है, उस गरीबी के अंदर तो लोगों का जीवन उसी से चल रहा है ना? 40 किलो अगर उसको अनाज मिल रहा है या 5 किलो प्रति परिवार मिल रहा है, कुल मिला के जितना भी उसको मिलता है, कहीं न कहीं उस सब से ही उसका जीवन चल रहा है। तो वो तो जो है कूपन देना चाहते हैं। वो तो ये खत्म राशन व्यवस्था को ही खत्म करना चाहते हैं और इसलिए जो है किसान संगठन डब्ल्यूटीओ का पुतला जलाने का काम हम लोग 26 तारीख को करने वाले हैं। पूरे देश में ट्रैक्टर की प्रदर्शनी होगी मतलब हम प्रदर्शन करेंगे रैलियाँ लोग निकालेंगे और ट्रैक्टर खड़े करके और हम लोग डब्ल्यूटीओ का पुतला जलाने का काम करेंगे और बिना ट्रैक्टर के 14 मार्च को हम लोग दिल्ली कूच करने वाले हैं। भई यही कहा ना मनोहरलाल खट्टर ने कि भई आप हुँ, ट्रैक्टर नहीं ले जा सकते। अब एक तो हमारा उनको कहना ये है कि भई आप ट्रैक्टर को इल्लीगल व्हीकल घोषित कर दो, हुँ, है ना? अगर हिम्मत है तो कह दो कि भई ये इल्लीगल है ना? नहीं चल सकता। जब्त कर और जाके कहाँ कौन से अरब सागर में फेंकोगे वो तय कर लो तुम्हारी अगर हैसियत और औकात अगर है, तो कर लो, है ना? तो आप ना तो रोक सकते ना कुछ कर सकते बस यही है कि किसानों के ट्रैक्टर अभी आपने शंभू बॉर्डर के ऊपर खनौरी बॉर्डर के अंदर 100-150 ट्रैक्टर तोड़ दिए, बर्बाद कर दिए। किसानों को आप जो है इकोनॉमिकली आप तोड़ना चाहते हो, आप डराना आप चाहते हो, तो हमारा तो आंदोलन जो है 14 तारीख को हम लोग बसों से जाएँगे, हम लोग ट्रेनों से जाएँगे, हम लोग पैदल जाएँगे, हम लोग साइकिलों से जाएँगे। जैसे जाएँगे, ट्रैक्टर की आपत्ति है ना, ट्रैक्टर इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। अब देखते हैं कि भारत सरकार क्या कहती है और अगर आप हमें रोकेंगे, तो फिर अब मामला गाँव और पॉलिटिशियंस के बीच में हो जाएगा, पॉलिटिकल पार्टी के बीच में हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी और उसके एलाइज़ के बीच में हो जाएगा। ये बात की चेतावनी किसान संगठन दे चुके हैं। बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया सुनीलम जी, आपने पूरा विषय हमारे सामने रखा। समय-समय पर इन विषयों पर आप हमसे बात करते रहे, ये हमारी आपसे गुज़ारिश है। आप ठीक। अभी कोई और इंटरव्यू में आपको जाना था, तो आप रुके तो जी, भी चलिए, थैंक यू, 6 बजे से कार्यक्रम है। थैंक यू। थैंक यू। दोस्तों, आपने डॉक्टर सुनीलम जी को सुना। जो मुद्दे आपने सारे सुने, किसानी का जो सवाल है, उससे जुड़े जो सवाल हैं, उस पे हमने विस्तृत चर्चा की। 65% से ज़्यादा आबादी, उसका रोज़गार और उसे जो भी इनकम है, उसकी आजीविका जिस विषय से जुड़ी है, इतना महत्वपूर्ण ये विषय है। अब अगर हम लोकतंत्र कहें कि लोकतंत्र में जो बहुमत होता है, उसका महत्व होता है, तो 65% ये तो पूरा बहुमत हो गया।
2/3 मेजॉरिटी हो गई देश की। पर हम देखते हैं कि फिर भी हम 65% की भलाई के अलावा हम उसमें भी डिवाइड हो जाते हैं। ये सिखों का आंदोलन है, ये कुछ किसानों का आंदोलन है और इसके कारण कहीं न कहीं जो सरकारें होती हैं, उन्हें एक अलग आत्मविश्वास आता है कि हम लोगों को एक-दूसरे में लड़ाकर हम अपना काम चला लेंगे। तो दोस्तों हम सबने ये सोचने की ज़रूरत है, अगर सच में डिवीज़न कहीं है, आप देखेंगे तो ये आपको समझ में आएगा कि जिसे हम कहते हैं ना कि टॉप 1% यानी जिनके पास में बहुत ज़्यादा पैसा है या जिनके पास में बहुत ज़्यादा पावर है, वो लोग अपने भले के लिए कुछ चीज़ें कर रहे हैं और बाकी लोग जिनके पास में उतना पावर नहीं है या पैसा नहीं है, उनके खिलाफ वो कई काम करते जा रहे हैं। जैसा आज हमने चर्चा की कि ये अगर जो माँगे हैं वो मानी गई, तो 65% का रोज़गार और अच्छा हो जाएगा, इनकी इनकम और बढ़ जाएगी। 65% से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलना शुरू हो जाएगा, उससे पूरी अर्थव्यवस्था उभर जाएगी। यानी अगर केवल पूँजीवाद की बात करें और अर्थव्यवस्था को अच्छा करने की बात करें, तो इससे और अर्थव्यवस्था उभर जाएगी, पर ऐसा नहीं किया जा रहा है। बल्कि ये सोचा जा रहा है कि जो नियंत्रण है, आज जो इतने लोग अनाज की उपज कर रहे हैं और उसके कारण भारत में अन्न सुरक्षा अच्छी है, उसको कहीं न कहीं कुछ लोगों के हाथों में वो नियंत्रण ले जाने की तो बात नहीं हो रही, ये हमने सोचना चाहिए। और जो बाकी जिसे हम कहते हैं कि जो शहरों में हमें रोज़गार मिलते हैं, वो हमेशा लिमिटेड हैं, वो कम होते जा रहे हैं। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जिससे दुनिया भर के लोगों के रोज़गार भारत में आए थे, वो भी कहीं न कहीं कम होते जा रहे हैं। ऐसे में अगर हम भारत के भविष्य का विचार करें, तो रोज़गार मिलने का सबसे बड़ा ज़रिया कहीं न कहीं खेती-किसानी हो सकता है और उसे अगर वैसे ही रखना है, वो सारी ज़मीनें किसानों के पास रहें, उससे उपज उनकी अच्छी होती रहे, उपज का अच्छा दाम मिलता रहे। ये सबके लिए बहुत ज़रूरी है, जो माँगे आज किसान आंदोलन की हैं, वो मानी जाना। तो वो मानी गई तो कहीं भारत का भविष्य आप सुरक्षित देख सकते हैं, भारत की जनता का भविष्य आप सुरक्षित देख सकते हैं। इसलिए हम सारे लोग जो ये आज का प्रोग्राम देख रहे हैं, वो भी जैसे भी वो खुद सपोर्ट कर सकते हैं, करें। हम सारे भारत के नागरिक हैं। हम जब लोकतंत्र में रहते हैं, तो एक नागरिक के तौर पे हमारे कुछ हक हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण हैं और हमारे कुछ कर्तव्य हैं, जो एक नागरिक के तौर पे हमारे हैं और वो महत्वपूर्ण कर्तव्य ये है कि जो हमारी सरकार है, हमने चुनी हुई सरकार है, वो हमारे भले के लिए निर्णय ले। हमारे यानी सारे लोगों के भले के लिए निर्णय ले। केवल कुछ लोगों के, कुछ पूँजीपतियों के, कुछ अमीरों के जो या कुछ सत्ता में लोग हैं, उनके केवल फ़ायदे की, उनके नियंत्रण की बात ना हो, बल्कि वो हम जनता की भी सुने और हमारे लिए निर्णय लें। तो उसके लिए आपने वक़्त निकालना ज़रूरी है। एक नागरिक के तौर पे आपका जो भी रोल है, उसे आप अगर निभाना चाहते हैं, तो एक वक़्त निकालना ज़रूरी है। इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना ज़रूरी है और जैसा भी आप कर सकते हैं, उस तरह से यहाँ पर सपोर्ट करना ज़रूरी है ऐसे आंदोलनों को। तो भारतीयत्व चैनल की तरफ से हम हमारी आपको ये अपील है, जितना समय आप दे सकें, हफ्ते में 2 घंटा दे सकते हैं, हफ्ते में 1 दिन दे सकते हैं, जितना समय दे सकते हैं, उतना समय दें। आप इस देश के नागरिक हैं और नागरिक इस देश के मालिक हैं। मालिक ने जिन लोगों को चुना है इस देश को चलाने के लिए, यानी जो सरकारें हैं, वो अगर आपका नहीं सुन रही हैं, तो उसे सुनाने की कहीं न कहीं हमारी ज़िम्मेदारी है। तो ये ज़िम्मेदारी हम सारे समझें और ऐसे आंदोलनों में जो लोगों के लिए चल रहे हैं, उसमें अपना सहभाग दें, ये हमारी आपसे अपील है। दोस्तों और एक महत्वपूर्ण अपील, ऐसे वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं, तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, इन वीडियोज़ को लाइक करें। हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसे सब्सक्राइब करें। ये हम सबका चैनल है, भारतीयत्व इसका नाम है। तो भारतीयत्व चैनल की तरफ से मैं क्षितिज यामिनी श्याम आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद।